Hello students, today we are going to study about the income from salary and income from business and profession. In previous lecture हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया. Then what government do from our tax slabs देखे थे हमने रिसेंट ईयर के एंड हेड्स ऑफ इनकम. तो उसमें फर्स्ट देखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम सैलरी हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था एंड सेकेंड पॉइंट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. कुछ एग्जम्पशंस थे इनकम फ्रॉम सैलरी में. हमने देखे थे लीव ट्रैवल अलाउंसेस देखा था, उसके कंडीशंस देखे थे. देन नेक्स्ट पॉइंट इज हाउस रेंट अलाउंसेस. व्हाट इज मीन बाय हाउस रेंट अलाउंसेस? क्या होता है हाउस रेंट अलाउंसेस? दिस इज द फेमस एग्जम्पशन विच इज यूज्ड बाय मेनी सैलरीड इंडिविजुअल्स. ये क्या एक एग्जम्पशंस है? The wrong belief is that whatever the rent they pay is actually exempted from their income. उनके इनकम से क्या होता है, ये हाउस रेंट अलाउंसेस एग्जाम होता है, एग्जम्प्टेड किया जाता है. द रियलिटी इज डिफरेंट. द अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन इज लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. अभी एग्जाम्पशन कैसे कैसे होता है यहाँ पे दिया है, ABC 3 पॉइंट्स है. फर्स्ट इज एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जितना उनको रिसीव हुआ है हाउस रेंट अलाउंसेस. देन सेकेंड इज कंडीशन से 40% ऑफ सैलरी, उसके सैलरी के 40% उनको प्रोवाइड किया जाता है. और 50% इफ़ हाउस सिचुएटेड इन मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास. अगर उनका घर कहाँ पे, वो कहाँ पे रहते, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में अगर वो एम्प्लॉय रहता है तो वहाँ पे कितना परसेंट है, 50% एग्जाम किया जाता है. एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. अगर वो रेंट पे कर रहे हैं तो वहाँ पे कितना दिया जाता है, 10% ऑफ सैलरी के 10%. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एम्प्लॉय नंबर 1 2 3 4. यहाँ पे एक एम्प्लॉय नंबर दिया हुआ है, उसका ज्वाइनिंग डेट भी है और यहाँ पे उसका सैलरी दिया हुआ है. बेसिक सैलरी कितना है, 30,000 उसको बेसिक सैलरी है. उसमें से PF कितना जाता है उसका मंथली 2,000 एंड प्रोफेशनल टैक्स कितना जाता है मंथली 200. उसका प्रोफेशनल टैक्स जाता है. तो प्रोफेशनल टैक्स PF ये डिडक्शन में आएगा. और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं, उसमें क्या है, HRA हाउस रेंट अलाउंसेस कितना है, 13,000. देन नेक्स्ट इज कन्वेंस कितना है, 2,000 है. स्पेशल अलाउंसेस कितना दिया है उसको, 3,000. मेडिकल अलाउंसेस उस एम्प्लॉय को कितना मिलता है, 1,250 रुपीज़. एंड LTA मीन्स लीव ट्रैवल अलाउंसेस, वो कितना है, 5,000 उसको वहाँ पे मिलता है. तो उसकी टोटल अर्निंग्स बेसिक सैलरी प्लस वो सब अलाउंसेस मिलके कितनी होती है, 54,250. यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कुछ कैलकुलेशन से. सैलरी कंसिडरिंग नो कमीशन एंड डियरनेस अलाउंसेस कितना है, 30,000 इंटू 12 क्या हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 12. मतलब 12 क्यों किया है कि एनुअली ये कैलकुलेट किया है. यहाँ पे कितना आता है, 3,60,000. उसका सैलरी कितना आता है पर एनम, 3,60,000. फिर 10% ऑफ बेसिक सैलरी कितना आता है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी 3,36,000. रेंट पेड पर मंथ कितना है उसका, 10,000. यहाँ पे नीचे पर्टिकुलर्स में क्या दिया है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना होता है उसको, 1,56,000 पर एनम. 50% ऑफ सैलरी पर एनम कितना मिलता है, 1,80,000. एंड रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी कितना है, 84,000. तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है एग्जम्पशन विच एवर इज लेस कितना है, 84,000. कभी एग्जम्पशन लेस भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है. The next point is allowances exempt under section 10 subsection 14.
ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, इसमें कुछ अलाउंसेस आते हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज ट्रैवलिंग अलाउंसेस, हमने देखा था, लीव ट्रैवल अलाउंसेस, देन सेकेंड इज डेली अलाउंसेस, एंड थर्ड इज कन्वेंस अलाउंसेस. कन्वेंस अलाउंसेस इज द दिस इज द डिफरेंट अलाउंस देन ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस. ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस से डिफरेंट अलाउंसेस है. इट इज द एक्सपेंडिचर ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मिंग ऑफिस ड्यूटी. ये एम्प्लॉयज़ को ऑफिस ड्यूटी में कन्वीनियंस अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाता है. देन हेल्पर अलाउंसेस, academic allowances. In academic allowances granted for encouraging academic research and training pursuits in educational and research institution. academic allowances में अगर वो एम्प्लॉय कुछ रिसर्च वगैरह कर रहा है तो उसमें उसको क्या मिलता है, वहाँ पे अलाउंसेस दिया जाता है. देन यूनिफॉर्म अलाउंसेस, यूनिफॉर्म ड्रेस के लिए भी वहाँ पे क्या दिया हुआ है, अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाता है. ये सब थे अलाउंसेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹40,000. स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का होता है, ₹40,000 का. यहाँ पे पर्टिकुलर्स में दिया हुआ है ग्रॉस सैलरी. यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2018-19 एंड असेसमेंट ईयर 2019-20 का दिया हुआ है. इन अंटिल असेसमेंट ईयर 18-19 तक कितना था, 5 लाख था. और फ्रॉम असेसमेंट ईयर 19-20 का कितना है, तब से कितना है, 5 लाख है. देन ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस माइनस किया जाता है. ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना है उसमें, 19,200. और असेसमेंट ईयर 2019-20 में क्या है, नॉट एप्लीकेबल है. मेडिकल अलाउंसेस 18-19 में 15,000 है और 19-20 में नॉट एप्लीकेबल है. स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 18-19 में नॉट एप्लीकेबल था और यहाँ पे 19-20 में कितना आता है, 14,000 है. तो नेट सैलरी उसकी 18-19 की कितनी आती है, 4,65,800. एंड 2019-20 की उसकी बेसिक सैलरी कितनी, नेट सैलरी कितनी आती है, 4,60,000. बेनिफिट ऑफ एक्स्ट्रा 5 लाख कितना आता है, 5,800 नाउ अवेलेबल. तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना हुआ उसमें डिडक्शन वगैरह करके 5,800. डिडक्शन अंडर द सेक्शन 16. देयर आर बेसिकली 2 डिडक्शन, 2 डिडक्शंस है उसमें. फर्स्ट इज द एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अंडर द सेक्शन 16 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस किसको प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एंटरटेनमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाता है. देन सेकेंड इज प्रोफेशनल टैक्स अंडर द सेक्शन ऑफ 16. डिडक्शन में प्रोफेशनल टैक्स भी आता है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर्स में क्या दिया है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. देन उसमें से माइनस क्या करना है हमें, कैसे कैलकुलेट करते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ग्रॉस एनुअल वैल्यू जितनी भी है उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस उसमें से क्या लेस करना है, म्यूनसिपल टैक्सेस हमें माइनस करने हैं. नेट एनुअल वैल्यू तो हमारी क्या आएगी, वहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू हमें मिलेगी. आपके हाउस की, आपके होम की जो भी वैल्यू है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, उसमें से हमें क्या करना है, म्यूनसिपल टैक्सेस हमें माइनस करना है और वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फिर नेट एनुअल वैल्यू आपको मिलेगी. देन लेस उसमें से क्या माइनस करना है, अभी क्या डिडक्ट करना है, डिडक्शंस अंडर द सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट पेड. और फिर आपको वहाँ पे मिलेगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो रहेगी वहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट हाउस प्रॉपर्टी. देन डिडक्शन फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर. तो अभी फर्स्ट टाइम जो भी हाउस प्रॉपर्टी होम बाय कर रहा है, परचेस कर रहा है, उनके लिए डिडक्शंस कैसे रहेंगे. फर्स्ट टाइम होम बायर्स कैन क्लेम एन एडिशनल टैक्स डिडक्शन ऑफ अप टू ₹50,000 ऑन होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट्स अंडर दिस सेक्शन. बिलो आर द फ्यू कंडीशंस फॉर दिस. फर्स्ट टाइम घर खरीदने वाले
इस सेक्शन के अनुसार होम लोन के ब्याज भुगतान पर 50,000 रुपीज़ तक की एडिशनल टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। बिलो आर द फ्यू कंडीशंस, वहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, ये कंडीशंस वहाँ पे क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। फर्स्ट इज द ही मस्ट बी एन इंडिविजुअल, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। वो पर्सन कैसा होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए और नॉन रेसिडेंट जो भी है। देन सेकेंड इज लोन मस्ट बी टेकन फॉर द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। आप लोन ले रहे हो तो आपको किसके लिए लेना चाहिए, वो एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब आपको हाउस एक्वायर करना है, परचेस करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, लोन लेना पड़ेगा। लोन शुड बी सैंक्शन आफ्टर 2016 to 17। यहाँ पे सेक्शन ये एक्ट दिया हुआ है, कब से है वो, 2016 to 17 के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे सैंक्शन होना चाहिए आपका लोन। लोन अमाउंट शुड नॉट एक्सीड ₹35 लाख। लोन अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 35 लाख से ज़्यादा आपका लोन नहीं चाहिए वहाँ पे। द वैल्यू ऑफ द हाउस शुड नॉट बी मोर देन 50 लाख, और 50 लाख से ज़्यादा आपके घर की वैल्यू नहीं होना चाहिए, उसकी कीमत नहीं होना चाहिए। तो आप वो होम खरीदने के लिए, वो हाउस खरीदने के लिए आप कितना लोन ले सकते हैं, 35 लाख या उससे कम लोन वहाँ पे आप ले सकते हैं। द होम बायर शुड नॉट हैव एनी अदर एग्जिस्टिंग रेसिडेंशियल हाउस ड्यूरिंग द सैंक्शन ऑफ लोन। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अभी अदर सोर्सेस से आपको क्या 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 इनकम मिलता है, कहाँ से इनकम मिल सकता है, कौन कौन से अदर सोर्सेस। इनकम, डिविडेंड, आपको डिविडेंड से क्या मिल रहा है, इनकम मिल रहा है। देन नेक्स्ट इज सेकेंड इज इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, टर्म डिपॉजिट, इनकम टैक्स रिफंड, अदर इनकम ऑफ विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एक्सेट्रा, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम ओनिंग रेस हॉर्स। अभी यहाँ पे अदर सोर्सेज से आपको कहाँ से इनकम मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है। इंटरेस्ट कहाँ से मिल रहा है आपको, सेविंग से इनकम मिल रहा है, टर्म डिपॉजिट है, इनकम टैक्स रिफंड है, या विनिंग लॉटरीज। लॉटरीज आपने अगर आप जीते हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, वहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम ओनिंग रेस हॉर्सेस, अगर आपने रेस हॉर्स में इनकम आपको मिला हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा उस इनकम पे। इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। नेक्स्ट डिडक्शंस दिए हुए हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट इनकम अंडर सेक्शन 80 फॉर ए रेसिडेंशियल इंडिविजुअल एज ऑफ 60 ईयर्स और लेस और HUF। कितना एज चाहिए वहाँ पे, 60 और उससे कम है। अगर वो रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है और उसका एज कितना है, 60 ईयर्स और उससे कम है। और HUF के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी यही सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरेस्ट अर्न अप टू ₹10,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर वो इंडिविजुअल पर्सन, उसका इनकम कितना आता है, 10,000 है, तो उसके ऊपर टैक्स वहाँ पे नहीं लगेगा। अप टू ₹10,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। द डिडक्शन इज अलाउड ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्न फ्रॉम सेविंग अकाउंट विद द बैंक। अगर 10,000 तक उसका है, 10,000 उसका इनकम है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वो अमाउंट कैसी रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी टैक्स से। पर उसके बाद अगर सेविंग अकाउंट है बैंक में, उससे अगर आपको उस पर्सन को इनकम मिल रहा है, देन सेविंग अकाउंट विद अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, और सेविंग अकाउंट विद द पोस्ट ऑफिस, अगर ये इससे अगर उसको इनकम मिल रहा है तो वो अमाउंट कैसी रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। सीनियर सिटीजन्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80 TTE। इंटरेस्ट इनकम इन केस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, tax on fixed deposit. Senior citizens with effect from 1 April 2018 will enjoy an income tax exemption up to ₹50,000। सीनियर सिटीजन के लिए 1 अप्रैल 2018 से क्या एक्ट आया हुआ है कि वो 50,000 रुपीज़ तक, 50,000 रुपीज़ अगर उनका इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा।
देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिडक्शंस क्या दिए उसमें, डिडक्शंस में क्या है, एग्जेम्प्ट इनकम, फैमिली पेंशन एंड टैक्सेशन ऑफ विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी गेम शोज पजल्स. Exempt income, the PPF and EPF amount you withdraw after maturity is exempt from tax and must be declared as exempt income from other sources. अगर आपका PPF and EPF मैच्योरिटी पीरियड के बाद वो आ रहा है आपके पास, तो वो अमाउंट कैसी रहेगी, वो एग्जेम्प्ट रहेगी फ्रॉम टैक्स, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. अभी PPF एंड EPF क्या होता है, PPF इज पब्लिक प्रोविडेंट fund. Public Provident Fund is one of the most popular long-term saving cum investment products, mainly due to its combination of safety, returns and tax savings. And EPF is Employee Provident Fund. EPF is a scheme in which you can create wealth throughout your working years as an employee at a short term or private organization. Employee at a government or private organization. ये है PPF एंड EPF. अगर आपको उस एम्प्लॉय को PPF और EPF मिल रहा है तो वो अमाउंट कैसे रहेगी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. EPF क्या होता है, दिस अमाउंट अर्न्स इंटरेस्ट एंड यू कैन यूज इट टू फाइनेंस a part of post-retirement life or other goals. Then family pension. If you are collecting pension on behalf of someone who is deceased, then you must show this income under income from other sources. There is a deduction of rupees 15,000 or 1/3 of the family pension received, which is lower from the family pension income. This will be added to the taxpayer's income and tax must be paid at the tax rate that is applicable. तो ये थे deductions income from other sources. तो यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. और भी कुछ डिडक्शंस दिए हुए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.